बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। ताइवान में भूकंप ने तबाही मचा दी है। 7.5% की तीव्रता के भूकंप के झटके लगे हैं ताइवान में। 7.5 जो तीव्रता बताई जा रही है वो निकल कर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इमारतें झुक गई हैं। ताइवान शहर इस वक्त भूकंप से त्रासदी से त्राहिमाम कर रहा है। जापान ने जारी की है वार्निंग। तो भूकंप से ताइवान की कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। कई इमारतों में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 25 वर्षों के बाद ताइवान में यह आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। फिलीपींस की ओर से सुनामी की भी चेतावनी ताइवान को जारी की गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। घर, मंजिलें, इमारतें, सब कुछ ध्वस्त होता हुआ इसमें नजर आ रहा है। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 7.5% यानी प्रतिशत जो रफ्तार होती है भूकंप की वो नजर आई। लोग जहां थे स्तब्ध होकर खड़े हो जाते हैं, अपने घरों से बाहर निकलने लगे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भूकंप ताइवान को हिला रहा था, लगातार झकझोर रहा था। पृथ्वी का ये कैसा रौद्र रूप है। तस्वीरें देखिए, ऐसा लगता है मानो पूरी इमारत जो है वो जमींदोज हो जाएगी। ये इमारतें हैं, इनमें लोग रहा करते हैं और कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। ताइवान शहर इस वक्त भूकंप की त्रासदी से त्राहिमाम करता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें ताइवान की आपको दिखा रहे हैं, जहां भूकंप के झटकों ने ताइवान शहर की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि मौलिकता को भी हिलाकर रख दिया है। तमाम जो इमारतें हैं इसमें, वो लोग जब उस वक्त घर के अंदर भी मौजूद थे, जब ये भूकंप के झटके लगे, पहले कोई कुछ समझ ही नहीं पाया और उसके बाद एकाएक इन झटकों ने ताइवान की कई इमारतों को इसी तरीके से अर्ध तरीके से यानी तोड़ दिया है। आज प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में शामिल होने के लिए कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक है और इसमें सुबह 11 बजे जो बताया जा रहा है कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक को लेकर के बड़ी तस्वीरें आज निकलती नजर आएंगी। तो यानी केंद्र कैबिनेट की बैठक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। पीएम आवास पर यह बैठक होगी सुबह 11 बजे। इस बैठक को लेकर के जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, सुबह 11 बजे यह बैठक होगी। तो साफ तौर पर यह बड़ी बैठक आज होने वाली है और इस बैठक को लेकर के कई तस्वीरें साफ होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव जब होता है तो आचार संहिता लग जाती है, फैसले बड़े नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे में किसी भी सरकार को यह इजाजत नहीं होती है जब तक वो चुनाव। अगली खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। दिल्ली में 10 सीटों पर पीएम की नमो रैली आज देखने को मिलेगी। तीसरे चरण की 10 सीटों पर यह वर्चुअल रैली की जाएगी। नमो ऐप के जरिए संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल 22,648 बूथों पर कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद यानी सीधे संपर्क करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 10 सीटों पर पीएम की यह नमो रैली जो आज है वो होनी है, यानी एक साथ 10 सीटों पर सीधे तौर पर पीएम वर्चुअली तरीके से जुड़ेंगे। नमो ऐप्स के जरिए पीएम संबोधित करेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर जुड़ा जाएगा। 22,000 तकरीबन 20,000 से ज़्यादा जो बूथ लेवल है वहां तक पहुंचने की कोशिश इसके जरिए। पीएम मोदी लगातार प्रचार अभियान में तेजी के साथ जुड़े हुए। न केवल पीएम बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ प्रचार अभियान में जुटी हुई है और आज उसी के चलते नमो ऐप के जरिए ये संबोधन आज देखने को मिलेगा। संजय सिंह को जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया, हमने ईडी की ओर दायर केस को मेरिट पर कोई अपनी व्यक्तिगत यानी व्यक्त नहीं किया है, अपनी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। ईडी की ओर से एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि संजय सिंह को अगर जमानत दी जाती है तो उन्हें इस पर कोई ऐतराज नहीं है। कोर्ट ने इसके मद्देनजर संजय सिंह को जमानत देने के लिए राजी हुआ। वहीं कोर्ट ने साफ किया कि संजय सिंह को मिली रियायत को नाजीर की तरह पेश न किया जाए। नाजीर शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया जिससे इसी मामले को जोड़कर अरविंद केजरीवाल या अन्य
को बेल ना मिल सके। अर्थात मतलब इसके आधार पर दूसरा आरोपी ऐसी ही राहत का दावा नहीं कर सकता। वहीं संजय सिंह के वकील ने कोर्ट में आश्वस्त किया है कि वो इस केस में अपनी भूमिका को लेकर जमानत पर रहने के दौरान कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। यह भी कोर्ट ने कहा है कि आप कोई टिप्पणियां नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट, तो ये जमानत को लेकर के लिखित जो बयान है उसमें क्लियर किया गया, क्लैरिफाई किया गया, कंसर्न्स गिवन इन द कोर्ट टुडे वुड नॉट बी ट्रीटेड एज टू अदर्स। यानी जो यहां पर फैसला लिया गया है, जिसके आधार पर लिया गया है, उस आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति इसको फैसला ना ले सके, ये कहा गया। तो यानी ईडी की तरफ से बयान जो दिया गया था उसमें कोई संजय सिंह की बेल को लेकर के उन्हें रोका नहीं गया, यानी कोई उस पर अर्जी नहीं दी गई जिसके बाद उन्हें ये जमानत मिल सकी है। महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा झटका लगा। आज दोपहर 12 बजे उद्धव ठाकरे के समक्ष बीजेपी छोड़ ठाकरे का दामन थामेंगे भाजपा के सांसद। महाराष्ट्र के जलगांव के वर्तमान बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल और पारोल्ला के पूर्व महापौर करण पवार आज मातोश्री में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना परिवार में प्रवेश कर रहे हैं। तो यानी यह प्रवेश शिवसेना में हो रहा है। संजय राउत ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, पोस्ट करके दी है। उन्होंने लिखा, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जलगांव में बीजेपी का काफी वर्चस्व था। टिकट कटने से नाराज सांसद अब उद्धव ठाकरे का दामन थाम रहे हैं, जिससे भाजपा को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये महाराष्ट्र की सियासत में महा उथल पुथल अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। दिलचस्प है महाराष्ट्र की सियासत। और जैसे जैसे टिकटों का ऐलान हो रहा है, कई नेता पाला बदल रहे हैं। जिन्हें टिकट नहीं मिला वो पाला बदल रहे हैं, और अगर पाला नहीं भी बदल रहे हैं तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टिकट ना मिलने की वजह से ऐसे कई सांसद अलग अलग प्रदेशों में नज़र आते हैं, जिनको खासा पाला बदलने के लिए, या यूँ कह लें जिस दल में है उस दल से जब उनको सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि अमूमन यही दावा किया जाता है कि हमें सम्मान नहीं मिला, हम विचारधाराओं से ग्रसित रहे और हम पर वो ध्यान नहीं दिया गया, तो इन्हीं दावों के साथ पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो उन्मेष पाटिल आज 12:30 बजे 12-12:30 बजे मातोश्री पे ये कार्यक्रम होगा उनके प्रवेश का। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के उपस्थिति में उन्मेष पाटिल जी और उनके सभी साथी आज पार्टी में प्रवेश लेंगे, पार्टी से जुड़ जाएंगे और उनके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी। पतझड़ की शुरुआत देखते हैं आप सर? पतझड़ नहीं है, पूरा पेड़ ही टूटने वाला है नीचे से। जो जड़ें होती है ना, वो जड़ें ईडी और सीबीआई की है, पार्टी की नहीं है अभी। तो पूरे वो जड़ से ही उनका अपने आप को जो महावृक्ष बताते हैं वो गिरने वाला है। नाराज होते आज 12:30 बजे। तो देखिए, संजय राउत को आपको सुना रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं जो जड़ें हैं नीचे वो ईडी और सीबीआई की है, पार्टी की नहीं है। तो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने भी पहली बार ऐसा देखा है कि कोई नेता जब शामिल हो रहा है तो उससे पहले ही बयान दे दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ ये नेता शामिल हो रहे हैं और उनके साथ ऐसा ऐसा। तो यानी ये कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए बड़ी खबर है, यूबीटी ग्रुप के लिए, उद्धव ठाकरे ग्रुप के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी तस्वीर निकलेगी अगर उन्मेष पाटिल आज बीजेपी छोड़ शिवसेना यूबीटी में शामिल हो सकते हैं। यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे का गुट है और संजय राउत उसके बड़े नेता हैं। मेरे सहयोगी मुरारी सिंह मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, आज साफ तौर पर देखा जा सकता है कि संजय राउत बेहद खुश नजर आ रहे हैं कि उनकी पार्टी में उन्होंने बड़ी तोड़फोड़ करके बीजेपी से एक बड़ा नेता शामिल करा लिया है, और बड़ी उत्सुक और बहुत खुश नजर आ रहे हैं इस मौके पर।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से अंकित देखिए संजय राउत ने बयान दिया है, हालांकि दोपहर 12 बजे का समय दिया गया है कि उन्मेष पाटिल और उनके साथ पूर्व महापौर और कुछ कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से अपनी खुशी दिखा रहे हैं और बीजेपी के जो वृक्ष था उसे बता रहे हैं कि जड़ से वो खोखला हो चुका है। हालांकि महाराष्ट्र का जो जलगांव का ये सीट है, इसके लिए समय समय पर राजनीति देखी गई है, पहली बार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गन्ना, कपास और कह सकते हैं कि ऊख की खेती यहाँ पर काफी होती है और यहाँ पर इन्हीं सब चीजों को लेकर राजनीति चलती है। तो संजय राउत को ऐसा जरूर लगता है कि एक बड़ी जीत हासिल किए हैं। अगर बीजेपी के पूर्व सांसद जो जलगांव के हैं, वो आज अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे का दामन थामते हैं। हालांकि जिस तरीके से टिकट कटा था उसके बाद से ही कल संजय राउत से पहली मुलाकात उन्मेष पाटिल की हुई थी और उसके बाद सेना भवन पहुंचे थे और बाकायदा उद्धव ठाकरे से 40 मिनट तक चर्चा हुई थी। और आज सुबह ही संजय राउत ने जिस तरीके से ट्वीट करके जानकारी दिया और फिर मीडिया के सामने बयान दिया कि वो जिस तरीके से मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या ये बड़े वृक्ष का एक पंखुड़ी कह सकते हैं तोड़ा गया, तो उनका कहना था कि अभी शुरुआत है, इनकी जड़ पूरी तरह से खोखला है और जड़ को ईडी और सीबीआई का हवाला संजय राउत दिए हैं। जी मुरारी, जिस तरीके से उनका उत्साह मैं देख पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं शिवसेना इसको अपने आप में बड़ी जीत मानकर चल रही है। तभी 12 बजे से पहले ही आकर के बयान भी आ गया, मीडिया से मुखातिब भी हो गए। अभी हुई नहीं, एक कहावत कही जाती है यूपी में, शादी हुई नहीं और प्रसाद पूरे मोहल्ले में बांट दिया। तो ये वो वाली स्थिति तो नहीं होकर के कहीं खड़ी हो रही है। देखिए, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बात 12 बजे जब उन्मेष पाटिल और उप महापौर जब इसमें शामिल हो गए होते और उसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होता, मीडिया जब उनसे पूछती तो संजय राउत का जो बयान पहले आया उस समय देते तो काफी अच्छा लगता। तो वही कह सकते हैं कि अभी तक जो है कि जिस तरीके से ढोल बजा, शहनाई बजी और दूल्हा का पता नहीं है, तो कहानी ऐसी ही महाराष्ट्र में दिख रही है। देखना होगा कि 12 बजे का समय जो दिया गया है उसमें सांसद उन्मेष पाटिल बीजेपी का दामन छोड़ के उद्धव ठाकरे के दामन में समाते हैं और इस पर बीजेपी का रिएक्शन क्या होता है। जी, अलायंस, जिस अलायंस के साथ यूबीटी इस समय बना हुआ है, उसी अलायंस के कांग्रेस की बात कर लो तो पूर्व सीएम तक इस समय बीजेपी में शामिल हो गए और राज्यसभा तक पहुंच गए। हर दल का यही हाल है, खुद यूबीटी ग्रुप का भी यही हाल है। मुझे याद है किस तरीके से पूरी पार्टी टूट गई, विधानसभा चुनाव हुए नहीं कि सारी पार्टी बिखर जाती है। तो यानी खुद के दामन पर ही इतने दाग हैं कि हल्का सा कोई उधर से हवा आती नहीं है कि उड़ना शुरू हो जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक एक कर शिवसेना के नेता निकल गए और एक नई शिवसेना कह सकते हैं कि शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में तैयार किए हैं। संजय राउत के बयान उस टाइम खामोशी में तब्दील थे, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र के जलगांव से उन्मेष पाटिल का टिकट कटा, हालांकि बीजेपी ने टिकट काटने के पीछे की वजह नहीं बता पाई है, क्योंकि इसके पीछे अगर उन्मेष पाटिल का बैकग्राउंड देखा जाए तो एक अच्छी राजनीति करते हैं। 3 लाख मतों से ज्यादा उन्होंने जलगांव में चुनाव जीता था और कांग्रेस के दिग्गज नेता को पराजय किया गया था। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर भले ही संजय राउत हुंकार भर रहे हो, लेकिन जैसे एक एक कर उनके 12 से 13 सांसद जो है चले गए, 40 से ज्यादा जो विधायक थे वो पार्टी छोड़ करके चले गए। तो ऐसे में एक बीजेपी के एक जिम्मेदार नेता को तोड़ने के बाद, कह सकते हैं एक सांसद को तोड़ने के बाद एक खुशी जो दिखा दे रहे हैं, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कहावत कही जाती है कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये मटका पूरा भरा नहीं है लेकिन जल गिराते जा रहे हैं। जी मुरारी, जिस सीट का जिक्र कर रहे हैं, जिस वजह से वो यहां पर आ रहे हैं, जैसा कि संजय राउत दावा कर रहे हैं, वो सीट दे पाने में क्या यूबीटी ग्रुप सक्षम होगा? क्योंकि और भी लोग हैं, उनके खुद के ग्रुप के भी लोग होंगे जो जलगांव से लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में उनको सम्मान, जिस सम्मान का जिक्र हमेशा जब नेता छोड़कर जाते हैं तो करते हैं, वो पूरा सम्मान यहां मिल पाएगा? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो सम्मान के भूखे इस समय कह सकते हैं उन्मेष पाटिल हैं और ऐसे में शिवसेना उद्धव ठाकरे को जरूरत भी है। हालांकि शिवसेना समय समय पे महाराष्ट्र के जलगांव से भी अपनी राजनीति करती थी, गठबंधन में बीजेपी रहती थी और एक बड़ा फायदा जलगांव से होता था। अब ऐसे में सीट शेयरिंग में जो जलगांव की सीट है वो उद्धव ठाकरे के दामन में है। कांग्रेस और एनसीपी का कह सकते हैं कि वहां पर उनको शरद पवार और बाला साहब थोराट की जो कांग्रेस की जो टीम है वो एक बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। और जो उन्मेष पाटिल जो 3 लाख वोटों से बीजेपी से जीते हैं, शायद शिवसेना के लिए एक सीट वहां से वो खींच लाए और इसी उम्मीद के साथ हुंकार यहाँ से भरी जा रही है। जी
जब वो शामिल हो रहे होंगे तो कौन कौन से नेता उसमें शामिल हो सकते हैं? क्या उद्धव ठाकरे को लेकर के भी कोई जानकारी निकल कर आ रही है या आदित्य ठाकरे को लेकर? देखिए, आधिकारिक तौर पर जो बयान है अभी तक संजय राउत ने ही दिया है। उन्होंने कहा है कि 12 बजे जो है उद्धव ठाकरे के समक्ष जो है शिवसेना में प्रवेश करेंगे। जानकारी है कि वहां पर शिवसेना युवा नेता आदित्य ठाकरे और शिवसेना के जो 2 उम्मीदवार मुंबई से हैं वो इस प्रवेश पक्ष में शामिल हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि जो पूर्व महापौर है वहां के, वो भी इस तरीके की उसमें शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि वहां पर तैयारियों की अगर बात करें तो शिवसेना काफी इच्छुक हो चुकी है और तैयारी और काफी जोर शोर से कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि शक्ति प्रदर्शन भी इस जब पार्टी छोड़कर शामिल होंगे तो दिखाने की कोशिश करेगी। जी ठीक है मुरारी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रहिए, आपसे और भी अपडेट इस पर लेते रहेंगे। अगली खबर फर्रुखाबाद से निकल कर आ रही है, यूपी से, जहां एक ही गांव में 10 HIV पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। HIV पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मचता नजर आया, जिसके बाद सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण इस मौके पर किया। निरीक्षण के बाद सीएमओ को HIV मरीज मिलने की जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद उस गांव के कई और लोगों ने HIV की जांच कराई है। ये पूरा मामला ब्लॉक कमालगंज के सामुदायिक केंद्र का, यानी इस पूरे हिस्से का बताया जा रहा है। तो साफ तौर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है फर्रुखाबाद में, जहां 10 HIV पेशेंट की खबर सामने आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच जाता है। मौके पर आनन फानन में खुद सीएमओ निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं, लेकिन खबर जब निकल कर आती है तो वहां पता लगता है कि HIV के पॉजिटिव मरीजों की जानकारी ही नहीं मिली। कमाल हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक 10 HIV के मरीजों का इलाज चल रहा है। बाकी अभी हमने जांच की हुई है, औरों की रिपोर्ट अभी नहीं आई हुई। 10 फाइनल रिपोर्ट है जिनकी HIV की दवाई भी चल रही है, ART चल रही है और वो अभी स्वस्थ हैं। तो इसमें क्या स्वास्थ्य में बराबर देख रेख में है क्या ये लोग? हाँ, ये हमारे काउंसलर इनके टीम में कैंप भी लगाते हैं और बार बार घर जाके काउंसलिंग भी करते हैं। ये पूरी देख रेख में है हमारे। खबर लखनऊ से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें खुद मायावती, आकाश आनंद और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का नाम शामिल है। आपको बता दें कि मायावती खुद प्रदेश भर में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी और इसी को लेकर ये लिस्ट जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए बसपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें पहले नंबर पर खुद मायावती और दूसरे नंबर पर आकाश आनंद और तीसरे नंबर पर सतीश मिश्रा का नाम शामिल है। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया का आज 7वां दिन है। नॉमिनेशन के लिए आज और कल ही मौका बचा हुआ है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में आज गृह मंत्री अमित शाह की रैली भी होनी है। तो यानी तमाम जो आज के अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है, जो लोकसभा में साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर रैलियां करते नजर आएंगे, जिसमें खुद मायावती भी होंगे। एक के बाद एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, जिसमें खुद मायावती, आकाश आनंद और सतीश मिश्रा शामिल रहेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आ रही है, जहां वायुसेना की टीम मिशन गगन शक्ति के अंतर्गत लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतारकर अपना शौर्य दिखाएगी। आपको बता दें कि 6 और 7 अप्रैल को बगरमऊ स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतरने के कार्यक्रम की संभावना है, यानी ये बताया जा रहा है, जिसमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बगरमऊ के खंभोली गांव के पास बनी 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर भारत का दमखम दिखेगा। ये 6 और 7 अप्रैल को दिखाई देगा, जिसमें सुखोई, मिराज, जगुआर, Mi-17 कैरियर एयरक्राफ्ट, हरकुलिस सी समेत 14 से 15 विमानों के एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर उतरने की संभावना है। ये वही हवाई पट्टी, ये तस्वीरें हैं जहां पर ये विमान उतरेंगे। वहीं सीओ बगरमऊ अरविंद चौरसिया वायुसेना के मिशन गगनयान शक्ति को सफल बनाने में पुलिस फोर्स के साथ डटे हुए हैं। आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बगरमऊ के खंभोली गांव के पास से बनी 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर भारत का दमखम दिखेगा।
आज एयरफोर्स के कार्यक्रम को देखते हुए यूपीडा द्वारा डायवर्जन स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि 239 पॉइंट से लेकर के 244 पॉइंट तक है। लगभग ये 4-5 किलोमीटर का जो डायवर्जन है वो एक्सप्रेसवे का सर्विस लेन के थ्रू चलाया जा रहा है। जो आसपास के गाँव से कट है वहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। कोई भी गलत दिशा में वाहन यहाँ पर प्रवेश किया जा रहा है। तो देखिए, साफ तौर पर सुखोई और मिराज जगुआर समेत तमाम ये जो विमान हैं वो नज़र आएंगे बांगरमऊ में, और उनको लेकर के बड़ी स्थिति भी जो है वो तैयार की गई है, और ख़ास तौर पर ये तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा जो रोड मैप है वो तैयार किया गया है, और जिस तरीके से भारत का दमखम दिखाई देता है उसमें ये साफ तौर पर देखा जाता है कि जब ये हवाई पट्टियाँ उतरेंगी तो कितना आकर्षक और कितना भव्य नज़ारा होगा। चुनावी दौरे पर डॉक्टर मोहन यादव आज होंगे। मुख्यमंत्री आज जबलपुर इंदौर का दौरा करेंगे। इस मौके पर पन्ना प्रवास का भी इस मौके पर दौरा होगा। जेपी नड्डा के साथ महाकाल के दर्शन भी करते नजर आएंगे। पन्ना प्रवास का भी इस समय दौरा होगा। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये दौरा करते नजर आएंगे। चुनावी दौरा है, जबलपुर इंदौर का ये दौरा होगा, और जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष महाकाल के दर्शन करते नजर आएंगे। यानी आज ये बड़ा कार्यक्रम होने वाला है मध्य प्रदेश में, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम खुद इसमें मौजूद रहेंगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल रहेंगे। पन्ना प्रवास का भी कार्यक्रम होगा। तो प्रचार अभियान में लगातार बीजेपी नजर आती है। चुनावी दौरों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे होने हैं, जिसमें आज जबलपुर का दौरा होगा। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज महाकाल के दर्शन करते नजर आएंगे। यानी मध्य प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी कुछ कह रही हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कि कोई मेरा ही बहुत करीबी व्यक्ति है, कि जिसने अप्रोच किया वो मेरे ही बहुत करीबी व्यक्तियों में से एक है। ये बात तो मैं कह ही चुकी हूं। तो साफ तौर पर देखिए, आतिशी को सुनवा रहे थे आपको। मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रख रही थी और बता रही थी क्या कुछ केस को लेकर के अपडेट देती नजर आ रही थी। तो देख रहा है, आज देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना कोई नॉर्मल बात नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जिसे स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं है, लेकिन एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट के लिए 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना एक बहुत खतरनाक चीज है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मैं 12 दिन में 4.5 किलो वजन कम हो गया, इसका जिक्र करते हुए नजर आ रही थी आतिशी। मुख्यमंत्री की बात कर रही थी। एक छोटे से ब्रेक ले रुकना, बने रहे हमारे साथ देखते रहिए TV27 न्यूज़।